ये लड़की सिर्फ 18 साल की है, लेकिन 80 साल के बुढ़े ने उसे माँ कहकर पुकारा। ये मंजर देखकर जी फैमिली के ग्रैंडसन हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका ग्रैंडपा एक हाई स्कूल की लड़की को माँ कह रहा है। सबने सोचा कि ग्रैंडपा को शायद बुढ़ापे में डिमेंशिया हो गया है, लेकिन असल में वो लड़की वाकई में उनके ग्रैंडपा को जन्म देने वाली माँ थी, मतलब कि उनकी ग्रेट ग्रैंड माँ। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको स्टोरी सेम लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रामा आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामे की शुरुआत फीमेल लीड लिन शाओजी से होती है, जो हाई स्कूल को हैरानी से देख रही होती है और इम्प्रेस होकर सोचती है कि बाबा की लाजवाब है। जब मैं स्कूल जाया करती थी तब तो जंग का दौर था, कितने स्कूल्स उड़ा दिए गए थे। मुश्किल से गिरते संभलते मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर अब्रॉड पढ़ने चली गई। वहाँ भी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, दर्द भरी लेकिन उम्मीदों से भरी। अब देखो, सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 70 सालों में हमारा मुल्क इतना बदल जाएगा। हर दिन नए रंग, नई उम्मीद। ये वाकई एक खूबसूरत दौर है। शाओजी का मकसद बस अपने बेटे से मिलना, इसलिए इसने एक तरीका सोचा, वो ये कि ये मेहनत करके सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, फिर उसके ज़रिए जी ग्रुप में काम कर सकेगी। पिछली ज़िंदगी में ये एक फेमस मैथमेटिक्स थी, इसलिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। शाओजी क्लास अटेंड करने चली गई। टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रही होती है, लेकिन शाओजी अपना मोबाइल उठाकर जी ग्रुप के बारे में सर्च करी होती है और मुस्कुरा रही होती है, जो टीचर ने देख लिया और फिर गुस्से में अपनी चौक उस पर फेंकी। साथ ही उसे बुलाया कि आगे आके ये इम्पोर्टेंट फाइनल एग्जाम का सवाल सॉल्व करो। क्लास के सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगे, कहते हैं कि ये तो क्लास के क्लास नंबर की स्टूडेंट है, ये कैसे इस मुश्किल सवाल को सॉल्व करेगी। कोई कह रहा है कि शाओजी ने अपने कॉलेज एग्जाम में सिर्फ 100 से ज़्यादा मार्क्स लिए। लिन खानदान ने बहुत पैसे खर्च करके इसे एक टॉप स्कूल के रिपीट क्लास में डलवाया, लेकिन ये अब भी ध्यान से क्लास नहीं सुनती, वैसी की वैसी है। तो कोई उसकी बहन की तारीफें करने लगती है कि लिन यू ना सिर्फ स्कूल की कैंपस ब्यूटी है बल्कि टॉप स्टूडेंट भी है, और ये शाओजी जैसी एवरेज स्टूडेंट अपनी छोटी बहन की उंगलियों के बराबर भी नहीं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये वो शाओजी नहीं जिसे ये लोग जानते हैं। शाओजी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ी, चौक उठाया और सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया। टीचर ने शुरू में उस पर ध्यान नहीं दिया और स्टूडेंट्स को भी समझाने लगी कि ये सवाल कितना मुश्किल है, लेकिन जब टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लियांग ने वो सवाल पहले ही सॉल्व कर दिया। ये देख वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने करेक्ट आंसर दिया। ये सुन सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शाओजी से सही आंसर की उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर तुक्का लग गया होगा या इसने पहले से आंसर देख लिया होगा, वो कैसे इतना सही कर सकती है। टीचर को भी यही लगता है। वो शाओजी से कहती है कि अच्छा ठीक है, इस बार तो किस्मत से सही हो गई, लेकिन एग्जाम्स के वक्त भी क्या इतनी किस्मत साथ देगी। जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ, अगली बार क्लास में ध्यान से पढ़ना और इधर उधर मत देखना। शाओजी टीचर से कह रही है कि ये सवाल तो बहुत ही आसान था, चाहे आप मुझे कोई भी पेपर दे दो, मैं हमेशा फुल मार्क्स लेकर आऊँगी। टीचर, वैसे मुझे लगता है कि आर्ट लेवल बहुत ही आसान है, मैं अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हूँ, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ। ये सुन सभी लोग हैरान। नॉर्मल तौर पर क्लास के लास्ट नंबर के स्टूडेंट यहाँ ये सब बातें करें तो सबके लिए हैरान कुन तो होगा। टीचर भी उनमें से एक थी। कहती है कि क्या कहा तुमने, 3 साल से आर्ट्स में पढ़ रही हो, मार्क्स कितने खराब हैं और अब तुम साइंस में जाना चाहती हो, क्या तुम पागल हो गई हो। सब शाओजी पर हंसने लगे कि एक फेलियर साइंस में शिफ्ट होना चाहती है, मजाक करी है क्या। शाओजी अपने टैलेंट को साबित करने के लिए टीचर से कहा कि मेरे मार्क्स कैसे हैं ये तो एक टेस्ट से ही पता चल जाएगा, आप चाहें तो अभी कोई भी पेपर ले आएं और मुझसे टेस्ट लें। ये सुन टीचर उस पर हंसने लगी। कहती है कि
इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम जैसी रिपीट स्टूडेंट जिसके कॉलेज एग्जाम में सिर्फ 100 मार्क्स थे और अब साइंस क्वेश्चन को हल करने चली हो। लिनियो की चमची कहने लगी कि मुझे तो इस पर हंसी आ रही है, मजाक बना दिया है इसने अपना। मैं तो सी ऑप्शन चुन कर भी 300 से ज्यादा मार्क्स ले आती हूँ और तुम तो बिल्कुल पागल लगती हो। लगता है इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। बस अब जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, हमारा वक्त जाया मत करो। लेकिन शाओजी नहीं जाती, कहती है कि मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सभी क्लासमेट्स गवाह बने। मैं 10 मिनट के अंदर पेपर पूरा करके फुल मार्क्स लाऊंगी। अगर मैं ना कर पाई तो मैं खुद से स्कूल छोड़ दूंगी। तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो वाकई पागल हो गई है। चमची कहती है कि मुझे तो लगता है ये तो बस स्कूल छोड़ने के बहाने ढूंढ रही है। टीचर उसे क्वेश्चन पेपर देकर कहती है कि ये पेपर इस साल का मंथली टेस्ट का है, अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो मैं मानूं। शाओजी क्वेश्चन पेपर को देखने लगी जो उसके लिए काफ़ी इजी था, लेकिन टीचर को लगा कि ये सवाल उसके लिए मुश्किल है तो वो पेपर छीन कर कहने लगी कि अब समझ आया ना अपना लेवल, तुम तो पहले ही सवाल में फंस गई हो, समझ भी नहीं आ रहा। अब जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ और बेकार की बातें सोचना बंद करो। लेकिन शाओजी ने कहा कि आप गलत समझ रही हो, ये पेपर तो बहुत ही आसान था। टीचर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर दे दें। तो टीचर उस पर हंसने लगी, कहती है कि बस करो ये बड़ी बड़ी बातें, तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो और कह रही हो कि तुम्हें स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर चाहिए। तुम्हें क्या वाकई लगता है कि तुम उसे कर लोगी? एक लड़का कहने लगा कि उसे तो कुछ आता ही नहीं, बस जिद करी है। चमची बोली कि टीचर आप उसे करने दें, मैं देखना चाहती हूँ शाओजी का चेहरा जब सबके सामने उसकी इंसल्ट होगी। सब चमची का साथ देने लगे तो टीचर भी मान गई। शाओजी से कहने लगी कि मैं अभी किसी को भेजकर यहाँ स्कूल का सबसे मुश्किल साइंस पेपर मंगवाती हूँ। वो पेपर खुफिया है, सालों से रखा हुआ है, टोटल 300 मार्क्स का है और अभी तक सिर्फ एक ही शख्स 73 बना सका है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम पक्का तैयार हो उसे करने के लिए? तो शाओजी बिना डरे हाँ कहती है। इस बात ने टीचर को बहुत गुस्सा दिलाया। उसने सीधा फोन किया और हुक्म दिया कि आर्काइव रूम से स्कूल का सबसे हार्ड साइंस पेपर लाया जाए। ये खबर पूरे स्कूल में जंगल में आग की तरह फैल गई। जब सबने सुना कि लास्ट रैंक की सबसे कम नंबर लाने वाली स्टूडेंट सबसे मुश्किल पेपर चैलेंज करने जा रही है तो हर कोई देखने भागा। जी खानदान के छोटे बेटे जी जिनशाओ का भी ध्यान खींच लिया। वो अपने आप को जी खानदान का छोटा वारिस समझता है और स्कूल में अपना दबदबा चलाता है। वो एक लड़की को रोकता है और उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब लोग उधर क्यों भाग रहे हैं? लड़की बताने लगती है कि जिनशाओ वहाँ एक स्टूडेंट है जो पूरे स्कूल में सबसे लास्ट नंबर पर आती है। वो चैलेंज करने जा रही है स्कूल के सबसे मुश्किल पेपर को। ये सुन जिनशाओ शॉक्ड हो गया। ये खुद तो ग्रेड के सेकंड लास्ट है। जब उसने सुना कि ग्रेड के बॉटम स्टूडेंट सबसे मुश्किल पेपर करने जा रही है तो उसका ध्यान खींच गया। कहने लगा कि मैं बॉटम से सेकंड नंबर पर हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा खराब निकला और इतना कॉन्फिडेंट भी है। चलो देखते हैं क्या सीन है। दूसरी तरफ क्लास में एक टीचर पेपर लेकर आ गया और टीचर के कहने पर उसने वो शाओजी को दिया और बताने लगा कि ये पेपर बहुत ही मुश्किल है। एक वक्त था जब पूरे स्कूल का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट इसे करते हुए टूट गया और रोने लगा और कुछ तो मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गए। अब अचानक इसे दोबारा निकालने की क्या वजह बनी? तो टीचर ने उसे कहा कि ये लड़की उस पेपर को करने की हिम्मत करी है और फिर शाओजी से कहा कि तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। अगर तुम 20 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट कर लोगी तो चाहे सही हो या गलत तुम स्कूल में रह सकती हो। लेकिन शाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 10 मिनट ही काफ़ी हैं। ये सुन टीचर तो गुस्सा हो गई और टाइमर स्टार्ट कर दिया। शाओजी शांत होकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। ये देख सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता है कि बस लिखने की एक्टिंग कर रही है तो कोई कहता है कि बस इंतजार करी है कि उसे स्कूल से निकाला जाए। जिनशाओ भी क्लास में आ पहुंचा। उसका फ्रेंड कहने लगा कि हमारे स्कूल का पेपर वैसे ही मुश्किल होता है और वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर करने जा रही है। क्या वो पागल है? जिनशाओ बस शाओजी को देखने लगा। शाओजी उनकी बातों को इग्नोर करके बड़ी शांत होकर पेपर करने लगी। अपनी पहली जिंदगी में मैथ जीनियस होने के दम पर उसने बहुत जल्द ही पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और टीचर से कहा
वाकई मैंने कर दिया। ये सुन टीचर के साथ सभी शॉक्ड। टीचर कहने लगी कि शाओ जी, मुझे लगता है कि तुम मजाक करी हो। 7 मिनट 15 सेकंड में ये पूरा पेपर कैसे कर लिया? शाओ जी कहती है कि टीचर, इतनी जल्दी फैसला मत करो, पहले मेरा आंसर चेक करो। टीचर ने जब उसका पेपर उठाया और चेक किया तो हैरान रह गई, क्योंकि सारे आंसर बिल्कुल सही थे। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि 100 मार्क्स लेने वाली ने फुल मार्क्स लिए हैं। सब लोग आंसर शीट देखने के लिए पास चले गए। जिन शाओ अपने दोस्त से कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि ये पढ़ाई में 0 है, पूरे क्लास में लास्ट नंबर पर आती है, तो ये सब क्या है? टीचर कहने लगी कि क्या तुम सच में एक आर्ट स्टूडेंट हो? ये हमारे स्कूल का अब तक का सबसे सीक्रेट हार्ड साइंस पेपर है, तुम ये कैसे कर गई, वो भी सिर्फ 7 मिनट में? टीचर इतनी खुश हुई कि ना सिर्फ उसे साइंस स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया, बल्कि उसका नाम नेशनल फिजिक्स कंपटीशन में भी भेजने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त ही शाओ जी को अपने मोबाइल पर एक न्यूज नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि जी ग्रुप के चेयरमैन जी शुई यांग अचानक कोमा में चले गए हैं और बेहोशी में वो बार बार अपनी मरी हुई माँ का नाम लिए जा रहे हैं। ये देख शाओ जी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि जी शुई यांग उसका बेटा था। वो सब छोड़ छाड़ कर तुरंत अपने बेटे से मिलने के लिए भागी। बिन शाओ उससे इम्प्रेस हो गया, कहा कि ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए जान लेते हैं कि आखिर शाओ जी कौन है और कहाँ से आई है। ये जानने के लिए हमें एकदम पीछे जाना पड़ेगा। मेरा नाम शाओ जी है, मैं अपने मुल्क की पहली जनरेशन की मैथमेटिशियन में से एक हूँ। सिर्फ 14 साल की उम्र में मैंने अपनी फैमिली का बिजनेस संभाला और बाद में अमेरिका स्टडी के लिए चली गई। वापस आकर जी फैमिली के बेटे से शादी कर ली। मैं अपनी छोटी फैमिली में काफ़ी खुश थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को एक जासूस ने मार डाला। तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने हर किस्म के फॉरेन ऑफर को ठुकरा कर अपने बेटे जी शुई यांग को पालने का फैसला लिया। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मेरे आंखों के सामने आया। मेरा बेटा जी शुई यांग, उसके बर्थडे के दिन एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। मैं 70 साल बाद के दौर में थी और अब मैं लिन फैमिली की वो बेटी बन चुकी थी जिसे कभी छोड़ दिया गया था, जो गांव में पली बड़ी थी और जिसे सब लोग बदनसीब कहते हैं। शाओ जी अपने बेटे को बचाने के लिए खुद कार के सामने आ गई और मर गई और फिर उसका रीबॉर्न हुआ और इसकी सोल सीधा 2024 में इंपोर्ट हो गई। शाओ जी के सामने उसकी स्टेप सिस्टर लिन्यू आती है। ये वो लड़की है जो हमेशा इसे जलील करती थी। लिन्यू उससे कहती है कि दीदी, तो ये बात है, तुम्हें रेड वाइन पीना पसंद है, लेकिन तुमने गिलास गलत पकड़ रखा है। शाओ जी कहती है हाँ तो लिन्यू कहती है कि रेड वाइन पीने का बेस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। अगर हाथ से गिलास के बॉडी को पकड़ो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। दीदी मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये सिखाने के चक्कर में उसके ऊपर ही पूरी वाइन गिराने वाली होती है, लेकिन शाओ जी उसके ऊपर ही गिरा देती है। ये देख लिन्यू तो चिल्ला गई, कहती है कि शाओ जी क्या तुम पागल हो गई हो? आसपास के लोग ये सब देख कहते हैं कि ये लिन फैमिली की बड़ी बेटी कितनी बदतमीज है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है इसमें। लिन फैमिली में ऐसी लड़की कैसे हो सकती है, लगता है वाकई गांव से आई है। शाओ जी उन्हें जवाब देती है कि क्या कहा, मैं बदतमीज? तुम लोग भीड़ में छुपकर मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो और मुझे बदतमीज कह रहे हो। ये सुन सबकी बोलती बन। लिन्यू कह रही है कि दीदी तुमने हद पार कर दी, मैं डैड को सब बताऊंगी। शाओ जी उन्हें इग्नोर करके जा रही होती है कि तभी कोई कहता है कि जी फैमिली के प्रेसिडेंट आ गए हैं। ये है जी जाओयांग, जी फैमिली का बड़ा ग्रैंडसन। शाओ जी जब उसे देखती है तो बिल्कुल शॉक रह जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसके हस्बैंड जैसी थी। सोचती है कि इस लड़की की शक्ल बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसी है, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओयांग बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। उसे देख सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो मिस्टर जी है ना, वो भी इस पार्टी में आए हैं।
मिस्टर जी सुन शाओ जी सोचती है कि क्या मिस्टर जी, उसका सरनेम भी जी है। ये फौरन उसके पास गई और पूछती है कि तुम्हारा और जी शुयांग का क्या रिश्ता है, तुम दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। ये सुन जाओ यांग गुस्से से उसे देखने लगा। पार्टी में मौजूद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट थी, कोई भी उनका नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकता। सब लोग कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी हिम्मत, जी साहब का नाम सीधा ले लिया। वैसे ये लिन फैमिली की बेटी है जो गांव से वापस आई है, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। जाओ यांग उसे कुछ कहता कि तभी मिस्टर लिन आकर अपनी बेटी की तरफ से उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मिस्टर जी माफ कर दे, मेरी बेटी तो बचपन से गांव में पली बड़ी है, थोड़ी सी नादान है, समझ नहीं पाई। आप दिल बड़ा रखें, उनकी बातों का बुरा मत मनाएं। फिर शाओ जी से कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं, तुम इनके ग्रैंडपा का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो, जल्दी से मिस्टर जी से माफी मांगो। ये सुन शाओ जी हैरान होकर सोचती है कि क्या ये यंग लड़का मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। अगर वक्त का हिसाब लगाऊं तो मेरा बेटा तो अब तक लगभग 80 साल का होगा। फिर ये जाओ यांग से सीधा पूछ लेती है कि जी शुयांग क्या वो अभी तक जिंदा है। ये सुन मिस्टर लिन की तो सांस ही फूल गई। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जी के बारे में ऐसी बकवास करने की, मुझे तुम्हें इस पार्टी में लाना ही नहीं चाहिए था। तभी जाओ यांग गुस्से से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हैं और अब तक जिंदा हैं। शाओ जी ये जानकर खुश होती है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। जाओ यांग मिस्टर लिन से कहते हैं कि आपने वाकई एक बहुत हिम्मत वाली बेटी पाली है, अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखा दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ जी उसे रोकने लगती है लेकिन मिस्टर लिन उसे रोककर डांटने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब सिखाया है, इतनी बदतमीजी, लिन फैमिली की इज्जत खाक में मिला दी तुमने। तभी शाओ जी कुछ कहती है जो सुन जाओ यांग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा भी बिल्कुल ऐसा ही कहते थे कि जो माँ बाप डांटते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिंदगी और अपने किरदार पर खुद सोचें। कहते हैं इंसान चाहे जितना भी बदल जाए लेकिन उनकी असल फितरत तो उनके घर और उनके परिवार से ही शुरू होती है। ये बात मेरी माँ तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ कहा करती थी। ये सब याद करके वो शाओ जी के पास आकर उसे गौर से देख रहा होता है। मिस्टर लिन शाओ जी से कहते हैं कि तुम क्या बकवास करी हो, अब तुम मुझे समझाने चली हो, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाने ही वाले होते हैं लेकिन शाओ जी उनका हाथ पकड़कर रोकती है। मिस्टर लिन उसे फिर से मारने लगते हैं तो इस बार जाओ यांग उन्हें रोकता है और फिर शाओ जी से पूछता है कि ये बात तुम्हें किसने सिखाई। मिस्टर लिन फिर से उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मिस्टर जी मेरी बेटी जरा नादान है, उल्टा सीधा बोल दिया, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। जाओ यांग उन्हें रोकता है और कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर लिन शाओ जी को देख सोचते हैं कि आज ये लड़की बिल्कुल बदली सी लग रही है, जैसे कोई और ही इंसान बन गई हो, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। जाओ यांग वहाँ से चला जाता है। शाओ जी उसके पीछे जाती है लेकिन मिस्टर लिन के गार्ड उसे रोकते हैं। मिस्टर लिन चिल्लाकर कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, लिन खानदान के लिए अब और मुसीबत खड़ी मत करो, तुम्हें मालूम है तमीज किसे कहते हैं। लेकिन शाओ जी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी, सीधा अपना फोन उठाया और अपने बेटे के बारे में सर्च करने लगी। उसकी पिक्चर देख इमोशनल हो जाती है। उसके लिए जी शुयांग से आखिरी मुलाकात कल की बात थी। कहती है कि एक रात में मेरा बेटा यंग बॉय जो सिर्फ 8 साल का था एक बहुत बूढ़ा आदमी बन गया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन लगता है अब मैं उससे सिर्फ जाओ यांग के जरिए ही मिल सकती हूँ, पर सवाल ये है जाओ यांग से मुलाकात कैसे हो। सो ये थी पास्ट की कहानी जिसकी वजह से शाओ जी ने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर जी ग्रुप में काम कर कर अपने बेटे से मिल सके। फिर हमें जी हाउस दिखाया जाता है जहाँ जाओ यांग ग्रैंडपा के लिए काफी परेशान है। उसकी असिस्टेंट शीशी ग्रैंडपा की केयर करी होती है। जाओ यांग अपने भाई मुहान को बता रहा होता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हम चाहें कि ग्रैंडपा होश में आए तो हमें उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल शॉक देना होगा। मुहान कहता है कि ग्रैंडपा बेहोशी में लगातार ग्रेट ग्रैंड माँ का नाम ले रहे थे, लगता है सिर्फ उनसे ही जुड़ी कोई चीज ही उन्हें होश में ला सकती है। तो जाओ यांग कहता है कि उस वक्त ग्रेट ग्रैंड माँ ने दादाजी की जान बचाने के लिए खुद
खुद कार के सामने आई और ग्रैंडपा को बचा लिया। आज तक ये बात दादाजी के दिल का सबसे गहरा दर्द बना हुआ है। फिर उनके पास जाकर बैठकर इमोशनल होकर कहता है कि दादाजी, आपके पैदा होने से पहले ही आपने अपने डैड को खो दिया। 8 साल की उम्र में माँ चल बसी और जवानी में बीवी भी गुजर गई। आपने पूरे जी ग्रुप को अकेले ही संभाला। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर हम नहीं चाहते कि आप इतने सालों का दर्द अंदर दबाए रखकर तकलीफ झेलते रहें। लेकिन ग्रेट ग्रैंड माँ को गुजरे 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम उनसे जुड़ी कोई भी यादगार, कोई चीज़, कोई इंसान कहीं से भी ढूंढ नहीं पा रहे। तभी लिंशी कहती है कि जाओ यांग, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक ग्रैंडपा को होश नहीं आ जाता। तभी जी फैमिली का पर्सनल असिस्टेंट आता है और बताता है कि दरवाजे पर एक यंग लेडी मिलने आई है। वो कह रही है कि वो मिस्टर जी की पुरानी जान पहचान वाली है। शाओ जी जोर जोर से दरवाजा खड़काती है, जिसकी वजह से जाओ यांग खुद उसे मिलने जाता है और जैसे ही उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही पार्टी वाली लड़की है जिसने बदतमीजी से उसके ग्रैंडपा का नाम लिया था। शाओ जी सीधा उसे कह देती है कि वो यंग बाओ को देखना चाहती है, लेकिन जाओ यांग उसे मिलने से मना करके वापस जाने लगता है तो शाओ जी उसे रोकती है, कहती है कि मैं बस एक बार यंग बाओ से मिलना चाहती हूँ। तो जाओ यांग गुस्सा होके कहता है कि मिस लिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दूसरी बार है जब तुम मेरे ग्रैंडपा का नाम ऐसे सीधा ले रही हो। शाओ जी कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बहुत पहले से जानती हूँ। जाओ यांग कहता है मेरे ग्रैंडपा 80 साल के हैं और तुम बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तो तुम उन्हें कैसे पहले से जान सकती हो। मिस लिन, मजाक मत करो, प्लीज वापस चली जाओ। लेकिन शाओ जी कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं यंग बाओ को बहुत पहले से जानती हूँ और मेरे पास तरीका है उन्हें होश में लाने का। जाओ यांग कहता है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं। तो शाओ जी कहती है कि जहां तक मुझे याद है जी ग्रुप का कोर सिक्योरिटी की होता है जो खास लोगों को ही पता होता है, और फिर पासवर्ड बताने लगती है जो सुन जाओ यांग शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि कोर पासवर्ड सिर्फ जी खानदान के हेड ही जानते हैं, हर मंथ बदला जाता है, तुम कैसे जानती हो, ये नामुमकिन है। शाओ जी सोचती है कि ये की तो मैंने बहुत साल पहले ही डिजाइन की थी, दिखने में तो ये सिर्फ लेटर्स ही लगते हैं, लेकिन असल में ये साल मंथ डेट के हिसाब से ही चलता है। फिर जाओ यांग से कहती है कि तो अब मैं अंदर जा सकती हूँ। जाओ यांग ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाने की परमिशन देता है, लेकिन उसे अब भी शाओ जी के रियल आइडेंटिटी पर बहुत शक है, इसलिए वो असिस्टेंट से कहकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। शाओ जी फौरन यंग बाओ के रूम की तरफ भागी जहाँ पहले से ही जी फैमिली मौजूद थी। शाओ जी की नज़र जब अपने बेटे पे पड़ी, उस बेटे पर जो 80 साल का बीमार बेड पर पड़ा है, तो उसका दिल खून के आंसू रोया। वो उसके पास आकर बैठ गई और उसका हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखा और अपने 8 साल के बेटे को इमेजिन करने लगी। सोचने लगी कि मैं समझती थी कि शायद मैं इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी कि मेरा बेटा अब बूढ़ा बन गया है, लेकिन माँ बेटे का जो खूनी रिश्ता होता है वो जिस्म की हड्डियों को भी पार कर लेता है, जिंदगी और मौत की दीवार भी तोड़ देती है। शाओ जी खूब रोने लगी। फिर उसने अपने बेटे यंग बाओ को उसके नाम से पुकारा, जो सुन जी फैमिली के दोनों पोते हैरान और गुस्सा भी हुए। शाओ जी यंग बाओ से कहती है कि यंग बाओ अपनी आंखें खोलो, देखो ये मैं हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। मुहान गुस्सा होके बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, इसने ग्रैंडपा को उसके नाम से पुकारा। शीशी भी गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। जाओ यांग मुहान से कहता है कि इस लड़की को जी फैमिली का कोर पासवर्ड पता है। ये सुन मुहान तो हैरान रह गया, कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रैंडपा की मिस्ट्रेस हो जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर जी आप ये क्या कह रहे हो, ऐसी बातें मुंह से निकालने से पहले सोचा करो। मुहान कहता है कि ग्रैंडपा एक छोटी सी लड़की से कैसे रिश्ता रख सकते हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया हो और हमें ना बताया हो। शीशी शाओ जी को देख सोचती है कि ये लड़की आकर है कौन, अगर इसकी वजह से मेरे और जाओ यांग के रिश्ते में रुकावट आ गया और
और मैं जी परिवार की बहू नहीं बन पाई तो नहीं, मुझे फौरन लिन फैमिली को फोन करना होगा। ये फौरन बाहर गई और मिस्टर लिन को कॉल करके कहा कि आपने वाकई एक कमाल की बेटी पाली है। जी फैमिली कोई मजाक की जगह नहीं जो कोई भी आकर बकवास करे। आपकी बेटी यहाँ आके हंगामा करी है। मिस्टर लिन माफी मांगने लगे और कहा कि मैं अभी जी हाउस आकर उस बदतमीज लड़की से कहूँगा कि वो बड़े साहब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट शाओ जी की सारी बायोडेटा निकाल कर जाओ यांग को देता है, जो देख जाओ यांग सोचता है कि ये लिन फैमिली की बड़ी बेटी है। माँ बाप के अलग होने के बाद वो माँ के साथ पली। 2 माह पहले ही हाई चिंग बुलाया गया और अब हाई स्कूल में पढ़ती है। ये लड़की असल में है कौन? तभी शाओ जी कहती है कि जी प्रेसिडेंट के लिए एक बॉल यंग चुन नूडल्स बनवाओ, बारीक से नूडल्स, आधा बॉल ब्रोथ, थोड़ी सी मीट और याद रहे कोई मसाला नहीं डालना। शीशी कहती है कि मिस्टर जी बेहोश हैं और तुम नूडल्स बनाने के लिए कह रही हो, ये ठीक नहीं है। जाओ यांग कहने लगा कि मिस लिन आप वाकई में बहुत स्मार्ट हैं, जी फैमिली का कोर पासवर्ड तक जानती हैं, पर आपको ये नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा कभी यंग चुन नूडल्स नहीं खाते। शाओ जी कहती है कि क्या तुम लोग सच में नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे ग्रैंडपा यंग चुन नूडल्स क्यों नहीं खाते? अगर तुम सच में चाहते हो कि यंग बाओ होश में आए तो मेरी बात मानो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। लेकिन मुहान उस पर यकीन नहीं करता, कहता है कि बस करो ये जादू टोने जैसी बातें, और फिर असिस्टेंट से कहकर उसे बाहर निकालने को बोलता है। लेकिन शाओ जी उसे रोकती है और सोचती है कि ये सब नाकारा बच्चे अपने ही ग्रेट ग्रैंड माँ को घर से निकालने पर तुले हैं। फिर कहती है कि सुन लो, ना सिर्फ मैं यंग बाओ को होश में ला सकती हूँ, बल्कि अगर मैं उसे कहूँ कि मुझे माँ कहकर बुलाए तो मैं उसे ये भी बुलवा सकती हूँ। ये सुन मुहान तो भड़क गया, कहने लगा कि बदतमीजी की इंतहा हो गई। एक छोटी सी लड़की ग्रैंडपा को माँ बुलवाने का दावा कर रही है, कितनी ज्यादा घमंडी हो तुम। जाओ यांग कहता है कि लगता है आज आपका हमारे घर में आना ठीक फैसला नहीं था। असिस्टेंट इन्हें बाहर तक ले जाओ। तभी यंग बाओ को होश आ गया, वो सबसे पहले माँ कहकर बुलाता है। ये देख सभी खुश होते हैं, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। शाओ जी कहती है अब तो यकीन हो गया ना? जाओ यांग कहता है कि मेरे ग्रैंडपा बेहोश थे, अभी जो कहा वो बस होश में नहीं थे, नींद में ही कैसे ही बोल दिया। मुहान कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, मुझे लगता है ये लड़की मौका देख ग्रैंडपा के करीब आना चाहती है, उनका फायदा उठाना चाहती है, सब कुछ जानबूझकर करी है। ये सुन शाओ जी को गुस्सा आने लगा, सोचती है कि ये लोग खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन अकल के मामले में बिल्कुल जीरो निकले। इनमें से किसी में भी अपने ग्रेट ग्रैंडपा जैसी जरा सी भी अकल नहीं। शाओ जी कहती है कि मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि यंग बाओ होश में आए तो वो नूडल्स फौरन लेकर आओ। मुहान जाओ यांग से कहने लगा कि भाई क्या हम सच में इसकी बात मानने वाले हैं? शीशी कहती है कि मिस्टर जी अब खतरे में है, हमारे पास अब तुम्हारे साथ टाइम पर बात करने का समय नहीं है। जाओ यांग कहता है कि मिस लिन शायद थोड़ी ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गई। मुहान कहता है ठीक है, हम तुम्हें एक चांस देते हैं, अगर तुम ये ना कर पाई तो तुम्हें जी फैमिली के टेंपल में जाकर घुटनों में बैठकर सारे पुरखों के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी। शाओ जी हाँ कहती है तो जाओ यांग असिस्टेंट से कहकर शाओ जी का बताया हुआ नूडल सूप मंगवाता है। जब असिस्टेंट वो शाओ जी को देता है तो वो अपने बैग में से कुछ निकाल कर सूप में डालने लगती है। तभी शीशी उसे रोकती है, कहती है कि तुम इसमें ये क्या मिला रही हो? शाओ जी कहती है कि इसमें डरने की क्या बात, बस सोया सॉस ही तो है। शीशी कहती है कि जी फैमिली के पास हर चीज है, बाहर से लाई हुई चीज डालने की क्या जरूरत। लेकिन शाओ जी उसकी नहीं सुनती और जबरदस्ती नूडल के अंदर सोया सॉस डाल देती है। ये देख जाओ यांग कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने इसमें जहर नहीं डाला। शाओ जी कहती है कि अगर तुम डर रहे हो तो मैं पहले खुद खाकर दिखा सकती हूँ कि इसमें जहर नहीं। नूडल की स्मेल से यंग बाओ होश में आता है, कहता है कि ये कैसी खुशबू है इतनी जबरदस्त। ग्रैंडपा को होश में आता देख सभी खुश होते हैं। जाओ यांग मुहान शाओ जी को पुश करके ग्रैंडपा के पास जाते हैं। यंग बाओ असिस्टेंट से कहता है कि ये खुशबू इतनी जानी पहचानी सी है। असिस्टेंट बताता है कि ये एक सिंपल नूडल सूप है। ये सुन यंग बाओ उसे फौरन खाने लगता
है। उसका एक निवाला लेते ही उसे अपनी मॉम की याद आती है। वो इमोशनल होकर कहता है कि पतले नूडल्स, आधी कटोरी यखनी, थोड़ा सा मीट, 1 चम्मच सोया सॉस। ये सोया सॉस से मेरी माँ बनाया करती थी। माँ के जाने के बाद मैंने फिर कभी ऐसा नूडल सूप नहीं चखा। ये बात सुन शाओ जी भी इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो यंग बाओ को उसके निकनेम से पुकारने लगी। जैसे ही यंग बाओ की नजर शाओ जी पे पड़ी तो वो एकदम से हैरान रह गया और कहा कि तुम। शाओ जी कहती है, हाँ ये मैं हूँ। तभी शीशी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो रही हो, मिस्टर जी को इस तरह कैसे बुला सकती हो। मुहान असिस्टेंट से कहता है कि इस बदतमीज लड़की को बाहर ले जाओ। तभी यंग बाओ चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ बच्चों, सबके सब घुटनों पर बैठ जाओ, ये तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ है। ये सुन सभी हैरान। तभी यंग बाओ बेहोश हो जाता है। ये देख शाओ जी उसके पास जाने लगती है, लेकिन जाओ यांग उसे रोकता है और असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। मुहान कहता है कि तुमने वाकई नूडल में जहर मिलाया है। वो खाते ही ग्रैंडपा बेहोश हो गए। शाओ जी कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन जब यंग बाओ जाग जाए तो उसे ये पेंटिंग दिखाना। शीशी कहती है कि अब क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने। मैंने लिन फैमिली को कॉल कर दिया है, वो बस पहुंचने ही वाली होगी। तभी मुहान शाओ जी का हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और गुस्से से कहता है कि अगर ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पूरे लिन फैमिली को इसके लिए पे करना पड़ेगा। तभी वहाँ शाओ जी की स्टेप सिस्टर और उसके डैड आ जाते हैं। वो शाओ जी के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे पूरी फैमिली को सफर करना पड़ा है। लेकिन तभी शाओ जी मुहान से कहती है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई अननोन पर्सन हूँ और ये सब नाटक कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से तुम इस फैमिली को लीड करना डिजर्व नहीं करते। तो मुहान उससे कहता है कि जी फैमिली में क्या हो रहा है और क्या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तो तुम हमारी फैमिली से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ शीशी भी आ जाती है। वो शाओ जी के डैड से कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली बचने नहीं वाली। इस लड़की ने मिस्टर जी की डिसरिस्पेक्ट की है। जो सुनकर मिस्टर लिन शाओ जी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली डूबने वाली है। दूसरी तरफ हम जाओ यांग को देखते हैं जो यंग बाओ के पास बैठा होता है। तभी डॉक्टर यंग बाओ को चेक करता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस ले लिया, इसी वजह से बेहोश हो गए थे। और फिर वो चले जाते हैं। तभी यंग बाओ को होश आता है तो जाओ यांग खुश हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा आपको होश आ गया। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ओल्ड हो गया हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड माँ को देखा, वो वापस आ गई हो यहाँ। मैंने सपना देखा होगा शायद। अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही मैं उनके पास जाने वाला हूँ। तो जाओ यांग कहता है कि ऐसी बातें मत करें आप, ग्रैंड माँ भी यही चाहती होंगी कि आप लंबी जिंदगी जिए। तभी यंग बाओ की नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है जो शाओ जी वहाँ छोड़ कर गई थी। वो जाओ यांग से कहते हैं कि ये ड्राइंग मुझे दो और उसे देखकर उन्हें अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये किसने बनाया। तो असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि ये मिस लिन ने बनाया। तो वो कहते हैं कि मुझे उस लड़की को देखना है, अभी कभी मुझे उसके पास ले जाओ। तो जाओ यांग और असिस्टेंट उनकी हेल्प करते हैं उठाने में। वहीं दूसरी तरफ मुहान मिस्टर लिन से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को समझा लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हें ये शहर ही छोड़ना पड़ जाए। तभी मिस्टर लिन शाओ जी से कहते हैं कि ये तुम क्या करी हो, अभी के अभी नील डाउन होकर यंग मास्टर से माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दें। तो शाओ जी गुस्से से कहती है कि ये है वो संस्कार जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें दिए। मैं पूछती हूँ कहाँ गए जी फैमिली के रूल्स। तो मुहान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो अपनी, और उस पर हाथ उठाने लगता है। तो तभी यंग बाओ उसे रोकता है और शाओ जी को देख सोचता है कि ये वो नहीं हो सकती। ये लड़की तो अभी 20 साल की भी नहीं और मेरी मॉम 70 साल पहले ही मर गई थी। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि वो वापस आ गई। मैं अभी 80 साल का हूँ और मेरी मॉम मुझे छोड़कर गई थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था। तभी शाओ जी भी सोचती है कि यंग बाओ के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि वो मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ। लेकिन अब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मुझे अपने सामने एक 70 साल के आदमी नहीं बल्कि अपने 8 साल के बेटे यंग बाओ को देख रही हूँ। जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि यंग बाओ। तो यंग बाओ ये सुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहकर बुलाया, और सोचता है कि जब से मेरी मॉम का
कार एक्सीडेंट में मरी तब से मुझे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया। वो अपनी मॉम को याद करके काफी रोने लगता है। तभी शाओ जी उसके हाथ से वो ड्राइंग ले लेती है और कहती है कि तुम्हें याद है इस पपी का नाम क्या था? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं याद। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शाओ जी कपड़े धो रही होती है। तभी यंग बाओ वहाँ आता है और उसके पास एक क्यूट सा पपी भी होता है और वो शाओ जी से कहता है कि मॉम देखे ये मैं क्या लेकर आया हूँ। तो वो उस पपी को देख शाओ जी अपने गोद में ले लेती है। तभी यंग बाओ शाओ जी से कहता है कि मॉम क्या मैं इसे रख सकता हूँ प्लीज? जिस पर वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ तुम इसे रख सकते हो। प्रेजेंट में शाओ जी यंग बाओ से कहती है कि तुम्हें याद है तुमने इस पपी को नहलाने के लिए पानी भी बॉयल किया था और फिर उसे नहलाया भी था, शायद तुम्हें याद नहीं। तभी यंग बाओ याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शाओ जी के पास यंग बाओ पानी लेकर आता है जिसमें वो पपी भी होता है, जो देख शाओ जी खुश होती है और कहती है कि मेरा बेटा तो अब बड़ा हो गया है। प्रेजेंट में शाओ जी कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ये हालत होगी तो मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर ना जाती, और रोने लग जाती है। फिर यंग बाओ से कहने लगती है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मम्मा तुम्हें बहुत जल्द ही छोड़कर चली गई। तो यंग बाओ भी रोने लग जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये उसकी मॉम है। ये सब सुन मिस्टर लिन शाओ जी से कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, चलो अभी के अभी मिस्टर जी से माफी मांगो। लेकिन तभी यंग बाओ शाओ जी के सामने नील डाउन होकर रोने लग जाते हैं। तो शाओ जी भी रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे अब तुम्हारी मॉम वापस आ गई हैं, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तभी असिस्टेंट सबको घर से बाहर भेज देता है, जिसके बाद शाओ जी उससे कहती है कि चलो अब उठो, हम अंदर बैठकर बात करते हैं। और वो यंग बाओ को लेकर रूम में चली जाती है। जिसके बाद मुहान जाओ यांग से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जाओ यांग खुद समझ नहीं पा रहा तो वो उसे क्या जवाब देगा। तो उसे कहता है कि तुम जाकर अपना काम करो। तभी वहाँ जिन शाओ आता है और जाओ यांग से पूछता है कि क्या हुआ है ग्रैंडपा को। तभी उसकी नजर शाओ जी पे पड़ती है तो वो खुद से कहता है कि ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। लेकिन तभी जाओ यांग उन दोनों को पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है और फिर खुद से कहता है कि ये सब कुछ कितना अनबिलीवेबल था, मैं खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो उन्हें कैसे समझा पाऊंगा। ये कैसे सच हो सकता है कि सिर्फ एक 80 साल के पर्सन की मॉम खुद सिर्फ 18 साल की हो और स्कूल जाती हो। फिर वो शाओ जी और यंग बाओ के पास जाता है और कहता है कि प्लीज हमारे ग्रैंडपा के सामने किसी कार एक्सीडेंट का जिक्र मत करना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी यंग बाओ उसे डांट देता है और कहता है कि तुम मेरी और मेरी मॉम के बीच मत बोलो, जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो बेचारा तो चुप ही हो जाता है। तो शाओ जी कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। यंग बाओ शांत हो जाता है। ये देख जाओ यांग तो समझ ही नहीं पा रहा होता। शाओ जी यंग बाओ से कहती है कि उस दिन एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि मैं मर गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं 70 साल के टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ चुकी थी। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि मैं अपने बेटे को दोबारा देख पाऊंगी। तभी जाओ यांग कहता है कि क्या मतलब, तुम ये कहना चाह रही हो कि सिर्फ एक कार एक्सीडेंट से तुम यहाँ 70 साल बाद हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ बनकर पहुँच गई हो? ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है और ना ही साइंस इस बात को प्रूव कर सकता है। तभी यंग बाओ उसे डांटता है और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ से ऐसे आर्ग्यू कर रहे हो और ये तुम किस टून से बात कर रहे हो मेरी मॉम से? तो वो कहता है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि ये हमारी ग्रेट ग्रैंड माँ है। तो यंग बाओ कहता है कि ये मेरी माँ है, मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तो जाओ यांग चिढ़कर कहता है कि क्या मजाक है ये। तो शाओ जी कहती है कि कोई बात नहीं, ये अभी यंग है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगा। जो सुनकर जाओ यांग तो बहुत हैरान हो जाता है और खुद से कहता है कि बचपन से अब तक मुझे हर कोई जीनियस कहता था, लेकिन ये लड़की मुझे सिलो कह रही है। शाओ जी यंग बाओ से कहती है कि सबसे पहले तो तुम इन सबको ये सिखाओ कि मुझे ग्रेट ग्रैंड माँ कहकर बुलाएं। तो जाओ यांग कहता है कि मैं सिर्फ साइंस पर बिलीव करता हूँ, ये सब जो तुमने अभी बताया मैं इनमें से कुछ भी नहीं मानूंगा। तो शाओ जी यंग बाओ से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये ग्रैंडसन थोड़ा अजीब है? मुझे तो लगता है कि ये जी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के भी काबिल नहीं है। तो यंग बाओ कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करें, मेरे 5 ग्रैंडसन हैं जिनमें से सबसे बड़ा यही है, लेकिन आप जिसे चुनेंगी चूज करेंगी वही जी ग्रुप का प्रेसिडेंट बनेगा। जो सुनकर जाओ यांग मन ही मन कहता है कि
इस लड़की की बात सुनकर ग्रैंडपा मुझे प्रेसिडेंट की सीट से हटाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये लड़की सच बोल रही है? तभी वो यंग बाओ को देखता है और सोचता है कि मैंने कभी ग्रैंडपा को इतना खुश नहीं देखा। अगर मेरा इस लड़की को ग्रैंडमा मानने से ग्रैंडपा खुश रहेंगे तो मुझे ये जरूर करना चाहिए। जिसके बाद वो शाओजी को ग्रेट ग्रैंडमा कहकर पुकारता है। तो शाओजी कहती है कि ये बात हुई ना, अब लग रहे हो ना कि तुम गुड बॉय हो। तभी यंग बाओ शाओजी से कहता है कि मॉम, हमारा पुराना घर बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है। आज तक किसी ने भी आपकी चीजों को नहीं छेड़ा। अगर आप चाहें तो वापस जा सकती हैं। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बस आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो शाओजी मुस्कुराती है और प्यार से कहती है कि जब मैं स्कूल में थी तब वार शुरू हो गया था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे पास एक और मौका है। इस बार मैं अच्छे से हार्ड वर्क करके पढ़ना चाहती हूँ। तो यंग बाओ बहुत खुश होता है और कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।